हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 के सॉल्यूशन वीडियो पर आ गए हैं, जहां पर चैप्टर नंबर 2 और 1 की ही तरह हम लोग पूरे एनसीईआरटी के ब्लू बॉक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन को। सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग ब्लू बॉक्स क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये सारे हमारे ब्लू बॉक्स क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉर्ट आउट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गिव एन एग्जांपल फॉर मेटल एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, सेकेंड मेटल कट बाय नाइफ, एंड थर्ड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। आप लोगों से ऐसे मेटल्स के एग्जाम्पल पूछे गए हैं जिनमें से एक आपका लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हो, एक नाइफ से कट किया जा सकता हो, एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हो और एक पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हो। तो मेटल्स में अगर बात करी जाए कि वो मेटल जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है वो हमारा मरकरी है। मरकरी बेसिकली हमारा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। मेटल जो नाइफ से कट हो सकते हैं, ऐसे हमारे पास दो ही मेटल्स हैं, सोडियम या पोटेशियम। थर्ड वन, अगर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की बात करी जाए या करंट की भी बात करी जाए तो सिल्वर हमारी बेस्ट कंडक्टर है हीट और करंट के लिए। और अगर पुअरेस्ट कंडक्टर की बात करी जाए तो हमारी लेड पीबी, ये हमारी पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से हमें वन वर्ड में आंसर देना है जिसमें आपको बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बताना है जो कि सिल्वर और लेड है। इसके अलावा एक ऐसा मेटल बताना है जो नाइफ से कट हो सकता है, वो सोडियम में पोटेशियम हो सकता है, और एक ऐसा मेटल बताना है जो लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्लेन मीन्स ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था, जब हमारा मेटल शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग मेलिएबल प्रॉपर्टी कह देते हैं, और जब हमारा मेटल शीट्स की जगह वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टाइल प्रॉपर्टी बोल देते हैं। तो मेलिएबल प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन करता है कि हमारे मेटल्स का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बावजूद भी जब मेटल के ऊपर हैमरिंग करा जाता है तब मेटल बॉन्ड को नहीं तोड़ता। बॉन्ड ना तोड़ने की वजह से उसकी शेप चेंज हो जाती है और मेटल शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेलिएबल प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली हम लोग हमारे मेटल को शीट में कन्वर्ट करते हैं, और डक्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग हमारे मेटल को वायर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, वाई सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल। सोडियम मेटल को हम लोग केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। इस क्वेश्चन में पहले भी जब हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी को पढ़ा था कि मेटल आर रिएक्टिव इन नेचर, तब हमने एग्जांपल समझा था कि सोडियम को हम ऑलवेज केरोसिन ऑयल के अंदर ही रखते हैं। ऐसा क्यों? केरोसिन ऑयल में रखने का मीन्स क्या है, सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, ये एयर से भी रिएक्ट कर सकता है, और अगर ये वाटर के साथ मिल गया तो ये वहाँ भी रिएक्ट कर सकता है। एक्चुअल में हमारा जो सोडियम मेटल है वो इतना हाईली रिएक्टिव है। हमारी जो पोटेशियम मेटल है, इन्हीं की सीरीज़ में पोटेशियम मेटल भी आती है। हमारी सोडियम और पोटेशियम जो ये मेटल्स हैं, ये दोनों मेटल इतनी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं कि ये हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं और वाटर के साथ भी। जैसे अगर सोडियम की रिएक्शन एयर के साथ करी जाए तो सोडियम ऑक्साइड तैयार हो जाता है। सोडियम ऑक्साइड जब तैयार होता है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव का यहाँ पे मीन्स क्या है, इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि जब ये हवा के साथ रिएक्ट करती है, हवा के साथ रिएक्ट करने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक है कि ये तुरंत ही अपनी एक्सोथर्मिक प्रॉपर्टी की वजह से फायर कैच कर लेती है। सेम ऐसे ही अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करती है,
और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देती है। पर फिर वही बात कि इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये हाइड्रोजन गैस फायर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स जो ये क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर हम लोग क्यों रखते हैं, उसका रीज़न क्या है कि सोडियम मेटल मोस्टली रिएक्टिव इन नेचर है और एयर और वाटर दोनों के साथ में वो रिएक्शन शो कर देता है। पर जो केरोसिन ऑयल की लेयर है, ऑयल की जो लेयर है, ना तो हवा को एंटर करने देती है ना ही वाटर को, जिस वजह से हमारी जो सोडियम मेटल है वो सेफ रहती है। इसी वजह से हम लोग सोडियम जैसी मेटल को केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, राइट इक्वेशन फॉर आयरन विथ स्टीम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि हमें इक्वेशन लिख के दिखानी है आयरन विद स्टीम। आप सभी जानते हैं कि हमने जब पिछली रिएक्शंस पढ़ी थी तब हमने इस बात पे ध्यान और गौर किया था कि आयरन मेटल बेसिकली स्टीम वाली वाटर के साथ में रिएक्शन शो करती है। दैट मीन्स वाटर की स्टीम फॉर्म के साथ में हमारी आयरन रिएक्शन शो करती है। जैसे मैग्नीशियम की अगर बात करी जाए तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करती, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन शो करती है। सोडियम बेसिकली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है और आयरन बेसिकली स्टीम के साथ रिएक्शन शो करता है। तो जब आयरन स्टीम के साथ में रिएक्शन करेगा तो आयरन ऑक्साइड जो कि बेसिकली हमारा रस्ट है वो प्रिपेयर होगा, प्लस में हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दैट मीन्स जब आयरन हमारा स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन हमें आयरन का ऑक्साइड फॉर्म करके देगा, दैट इज आयरन ऑक्साइड। और इसी आयरन ऑक्साइड का जो सेकंड नेम है वो फेरस ऑक्साइड भी है। ये तो थी हमारी फर्स्ट आयरन विद स्टीम। पर इसके अलावा भी पूछे कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। आप जानते हैं कैल्शियम और पोटेशियम दोनों ही मेटल है और मेटल जब भी वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो वो में हाइड्रोक्साइड फॉर्म करके देता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ। ये दोनों के दोनों ही एक्सोथर्मिक इन नेचर है। कैल्शियम के अंदर भी जब हम पानी डालते हैं, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर इस बात को समझा है, जब हम लोग कैल्शियम के अंदर वाटर डालते तो ये हाईली एक्सोथर्मिक है। हाईली एक्सोथर्मिक होने का मीन्स क्या है, इसके अंदर से गैसेस रिलीज हो रही हैं। गैस रिलीज होने का मीन्स क्या है कि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है। एक्सोथर्मिक नेचर बोला है ना, एक्सोथर्मिक होने का मीन्स क्या है, यहाँ पर गैस भी रिलीज होगी और हीट भी रिलीज होगी। दैट मीन्स हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो तो रिलीज हो रही है यहाँ पर, प्लस में ये एक्सोथर्मिक नेचर भी शो कर रही है, ये बहुत ज़्यादा हीट भी रिलीज कर रही है। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में समझा है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है वाटर के साथ, क्योंकि वो हीट निकाल कर दिखा रहा है क्विकलाइम वाले केस के अंदर। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, कैल्शियम और पोटेशियम जब वाटर के साथ मिल रहे हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो बना रहे हैं, पर साथ में वो हाइड्रोजन गैस और हीट ये दोनों ही साथ में रिलीज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग डाइल्यूशन विच गैस इज प्रोड्यूस, राइट द रिएक्शन विद आयरन रिएक्ट विद H2SO4। दो क्वेश्चन को यहाँ पर मिक्स करा गया है कि जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं किसी एसिड का तो कौन सी गैस रिलीज होती है। पहला क्वेश्चन ये है। और सेकंड क्या कहा, हमें रिएक्शन लिखकर दिखानी है, आयरन रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ में। देखिए, हमने डाइल्यूशन करना सीखा था। डाइल्यूशन है क्या, एसिड के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करवाना ही डाइल्यूशन है। मींस एसिड को पानी में डालकर उसकी कंसंट्रेशन को लूज करवाना, उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करवाना। मींस उसके अंदर जो H पॉजिटिव आयन है उसको कन्वर्ट करवा देना H3O पॉजिटिव के अंदर। मींस
H पॉजिटिव आयन जो एसिड के अंदर है उसको वाटर से रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बनवा लेना, जिससे क्या होगा, उस एसिड की जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अब पूछा गया है कि डाइल्यूशन के अंदर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। अब डाइल्यूशन के अंदर मान लो यहाँ पर हमने जैसे मेटल ही लिया हुआ है, हमसे क्या कहा गया है कि हमने मेटल डाला है एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, एसिड की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करवाने के लिए हमने मेटल ले लिया, और मेटल की रिएक्शन की वजह से ये एसिड डाइल्यूट भी होगा, सोल्ट प्रिपेयर करेगा ZnCl2, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जब मेटल के साथ में डाइल्यूशन हो रही है एसिड की तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तब हमने अब तक जितना भी पढ़ा है कि मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है, तब एक ही गैस हमने पढ़ी है, क्या कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है जितने भी एसिड्स हैं उन सभी एसिड्स के अंदर कॉमन जो हमें मिलता है वो H पॉजिटिव आयंस ही मिलते हैं। इसी वजह से हमें एसिड के अंदर हाइड्रोजन गैस ही कलेक्ट होती है। कलेक्ट होने का रीज़न क्या है? क्योंकि H पॉजिटिव आयन सभी एसिड्स में कॉमन है, और जैसे ही कोई मेटल रिएक्ट करके उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करे तो सिर्फ H पॉजिटिव आयन ही रिलीज कर सकता है ना। H पॉजिटिव आयंस ही तो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गैस आपको प्रोड्यूस होगी वहां पर जब मेटल रिएक्ट कर रही है डाइल्यूशन के लिए, मेटल रिएक्ट कर रही है डाइल्यूट करने के लिए, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, आयरन अगर रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ तो रिएक्शन क्या बनेगी, आपका प्रोडक्ट क्या आएगा। आयरन रिएक्ट करेगा हमारे एसिड के साथ में और आयरन सल्फेट तैयार कर देगा, फेरस सल्फेट तैयार कर देगा, और कौन सी गैस रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस। दैट मीन्स जब आयरन हमारा रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ में तो वो कौन सी गैस रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, और क्या तैयार कर रहा है, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। देखिए इस बात को मैं जानता हूँ कि जब आप लोग चैप्टर को समझते हैं तब आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लो में बात चलती है, तब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको न्यू कुछ समझने को मिल रहा है। पर ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आप लोग अपने आप को जज कर रहे हो कि आप लोगों को कितना आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हैं पूरे चैप्टर के वो क्वेश्चंस जो बोर्ड में भी देखने को मिल सकते हैं, प्लस जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से हम खुद को जज करके देख पा रहे हैं कि क्या हमें अब ये पूरा चैप्टर आता है या नहीं। तो जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो पहले आपके माइंड के अंदर वो क्वेश्चन आना चाहिए, उस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में वो सोल्व हो जाना चाहिए। देन आपको ये यहाँ पर चेक करना चाहिए कि जो हम क्वेश्चन का आंसर हमने सोचा है क्या वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है या नहीं। तो आप लोग यहाँ पर जजमेंट कर रहे हैं अपने मेंटालिटी की, अपने लेवल की, अपने ब्रेन की, अपने नॉलेज की। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए कि ये जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं पहले मुझे माइंड में सोल्व करना है और फिर यहाँ पे, इससे आपको बोर फील नहीं होगा। क्योंकि ये जो सोल्यूशन वाले वीडियोस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर वाले वीडियोस होते हैं, ये वीडियोस आप लोगों को बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बोर कर देते हैं। आई नो वेरी वेल कि हाँ बच्चा कंटिन्यूसली सेम चीज़ को सुन रहा है तो उसको बोरिंग फील होता ही है। पर आप लोग अगर इसको एक्साइटमेंट में ले जाना चाहते हैं तो बहुत ईजी वे है। आप अपने माइंड में ये सोचिए कि हाँ मुझे एक बार खुद को जज करना है कि मेरी मेंटालिटी लेवल में कितना नॉलेज आ चुका है। तो इस तरह ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट इन आयरन सल्फेट। बेसिकली मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी है ताकि ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो सके, इसी वजह से। पर क्वेश्चन सभी आपके एनसीईआरटी के ही हैं, आपको एनसीईआरटी के ही सभी क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। क्वेश्चन, जिंक को आपने डाला है आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में।
सबसे पहले तो अगर बात करी जाए, ये आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक कंपाउंड था, एक एलिमेंट था हमारा, और वहां पर हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, बस यहीं तक चाहिए हमें। जिंक मेटल को आयरन सल्फेट में डाला गया है। इसका मतलब क्या है कि जिंक को स्ट्रोंग होना चाहिए आयरन से। आयरन जिंक से नीचे है, आयरन जिंक से नीचे है, दैट मीन्स आयरन के अंदर पावर कम है, क्योंकि जितना नीचे जा रहे उतनी पावर कम है। तो जिंक की पावर ज़्यादा है, दैट मीन्स जिंक डिस्प्लेस कर सकता है, और जब जिंक डिस्प्लेस कर देगा तो जिंक सल्फेट तैयार होगा, आयरन रिलीज हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। पहले जिंक सॉलिड में था, देखिए हुआ क्या, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लिया। बेसिकली हमारे पास आयरन सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, और इस ग्रीन कलर के आयरन सल्फेट के अंदर हम लोगों ने जिंक को डाला। अब जैसे ही जिंक को डाला तो जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है और मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे ही जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस करवाया, जिंक सल्फेट तैयार हो गया। जिंक सल्फेट तैयार हुआ तो हमें कौन सी मेटल साइड में मिली है, आयरन की। तो जो ये क्वेश्चन था कि जब जिंक को हम लोग आयरन सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होगा। कैसे होगा, जिंक मोर रिएक्टिव है, आयरन को डिस्प्लेस करवा देगा और खुद जिंक सल्फेट बना लेगा और आयरन रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, एंड मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। मैंने पहले भी आप सभी से कहा था, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मीन्स क्या है, जो हमारे आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रखे हैं, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनको शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, KLMN, यही 4 शेल थे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए तो अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में आ गए। ये बन गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 2 इलेक्ट्रॉन फुल फिल है, हमें इनसे तो कोई काम है ही नहीं, हमें एक्स्ट्रा दिखाने जो एक्स्ट्रा है। तो अब फर्स्ट में 2 फिल कर सकते थे, वो हमने कर दिए। तीनों में 2 फिल हो गए तो तीनों ठीक है। सेकंड में 8 फिल करने थे, फर्स्ट में तो हो गया, थर्ड में भी हो गया, पर क्या ऑक्सीजन में 8 फिल हुए, नहीं हुए। इसका मतलब ऑक्सीजन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही कितने बच रहे हैं, ऑक्सीजन ने 2 फिल कर दिए, इसको भूल जाओ। कितने बच गए एक्स्ट्रा, 6। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। बताया था मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो डॉट से या क्रॉस से। 4 इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है। हो गया कवर। अब आगे बढ़ते हैं सोडियम और मैग्नीशियम पर। सोडियम के पास अब एक्स्ट्रा कितना है, 1, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बने, एक ये बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, या फिर ये भी बन सकता है 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। मैग्नीशियम
मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये भी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन सकता है, या फिर ये भी हमारा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन सकता है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे 3 बातें पूछी गई हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है पहले सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम का, ये हम लोगों ने बना दिया। अब सेकंड पूछा है कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा। सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा। हम सभी ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाली वीडियो में ये चीज़ सीखी थी कि कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, आयनिक कंपाउंड, तो वो कैसे हो रहा है। सबसे पहली बात तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला लेक्चर नहीं सुना है तो आप लोग उस लेक्चर को पहले कवर करिए, क्योंकि वहाँ पर हमने डीपली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से सीखा है कि कैसे हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। अब अचानक से अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अटपटा फील होगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो सोडियम की अगर बात करी जाए, सोडियम और ऑक्सीजन में आयनिक कंपाउंड Na2O कैसे बना। सोडियम के पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अभी देखा। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की और नीड है। क्यों नीड है? क्योंकि हम सब ने पढ़ा है उस वीडियो के अंदर, उस लेक्चर के अंदर, हर एक कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है, हर एक कंपाउंड स्टेबिलिटी चाहता है। और स्टेबिलिटी कब आएगी? जब उसके ये जो शेल्स हैं ये पूरे पूरे फिल होंगे, या बिल्कुल ही ना हो, ज़ीरो हो बिल्कुल। तो यहाँ देखिए फुल फिल है, 2 आते हैं, 2 भरे पड़े हैं। यहाँ पे 8 आते हैं, 8 भरे पड़े हैं। पर यहाँ पर 8 आने चाहिए थे, 2 है ना। अब या तो ये 2 भी चले जाएं और या फिर ये 2 8 बन जाए। तो अब हमारे पास जो सोडियम है उसके पास 1 एक्स्ट्रा है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 6 थे, 2 की कमी है, 8 पूरे करने हैं, तो 2 की नीड है। एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ही तो दे सकता है, पर जरूरत कितने की है? 2 की। ऑक्सीजन को 6 थे ना, ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना दे दिया, पर जरूरत कितने की अभी भी? एक और की है जरूरत। तो अब एक और सोडियम आएगा, एक सोडियम तो ये आ गया, पॉजिटिव बन गया, इसने अपना 1 दे दिया। ये दानवीर था और दानवीर के ऊपर कैसा पॉइंट आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को इसने ले लिया, इसके इलेक्ट्रॉन को लिया, तभी तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया। तो एक ने अपना पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव बना लिया, कैसे? इलेक्ट्रॉन दे करके। ये भी खुश और इसको अभी 1 की ज़रूरत और भी है। ये खुश क्यों है? क्योंकि इसके पास 1 फालतू था, ये खुद को 0 करना चाहता था। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको ये अभी अटपटा सा लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, इसका मीन्स ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाली वीडियो को पहले समझना चाहिए। वहाँ पर ये बताया गया है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कौन है, कम इलेक्ट्रॉन कौन है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब यहाँ पर आपको ओवर व्यू दिया जा रहा है कि सोडियम अपना 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन को दे दिया। अब अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दूसरा सोडियम आया और दूसरे सोडियम ने अपना भी इलेक्ट्रॉन दे दिया और पॉजिटिव बन गया। इस तरह तैयार हुआ हमारा Na2O। 2 Na, 1 ये रहा, 1 ये रहा और 1 ऑक्सीजन। अब देखिए सबके फुलफिल है या नहीं। ऑक्सीजन के पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फुल है। सोडियम के पास 1 था, वो दे दिया, तो अब 2 भी फिल है, 8 भी फिल है। दूसरे के साथ भी यही हो रहा है। तो अब यहाँ पर तीनों के तीनों ने ही एक फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन शो कर दी है। पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरी शेल को फिल करके दिखा दिया है और क्या बना लिया है? Na2O। अब आते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के केस पे। मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, हमने अभी अभी देखा, ये रहे। ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने क्या करे? ये दोनों के दोनों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए। जैसे ही ऑक्सीजन को ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन ने क्या करा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के मैग्नीशियम खुद को दानवीर बना चुका है, 2 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना मैग्नीशियम ने, तो 2 बार प्लस, और ऑक्सीजन ने 2 बार इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 2 नेगेटिव। यहाँ पर भी 2 नेगेटिव और प्लस प्लस।
दैट मीन्स कि मैग्नीशियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन को दे दिए और क्या तैयार कर लिया, MgO। ये था हमारा कि कैसे सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ने अपने आप के कंपाउंड प्रिपेयर करे। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसी पार्ट के कि आयन इनमें कौन कौन से प्रेजेंट है। हमने जो अभी अभी मैग्नीशियम और सोडियम ऑक्साइड बनाए, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनमें आयन कौन कौन से हैं, इनमें आयंस कौन है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर सोडियम भी आयन था, Na पॉजिटिव बना था ना। आयन कौन होता है, जिसपे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। और इन दोनों के अंदर हमने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले सब देखे, तो उन्हीं को लिख के दिखाना है बस। आयंस प्रेजेंट, आयन को शो करने का मीन्स क्या है, सिर्फ वो लिखकर दिखाने हैं जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं। जैसे सोडियम पॉजिटिव कर रहा था तो Na पॉजिटिव है एक, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा था 2 वाले, हर बार 2 नेगेटिव कंटेन करे ना, तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे थे तो 2 पॉजिटिव। ये 3 आयंस हमारे प्रेजेंट हैं। देखिए जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स थे, ये हमने ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट वीडियो की थंबनेल के साथ में अपलोड करा हुआ है। वहाँ पर इस चीज़ को डीपली समझाया गया है कि किस तरीके से हमने इसे एक्सप्लेन करा है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आ गए तो ऑलरेडी वो वहाँ पर अपलोडेड है, आप उसे वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the property of ionic compound? Yes, most important question again. Why they have high melting point? Ionic compound की properties क्या है और ये high melting point वाले क्यों हैं? सबसे पहले तो बात करी जाए, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके हमारे पास कंपाउंड बनते हैं वो कौन होते हैं, आयनिक कंपाउंड। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयंस हमारे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक एटम ने दूसरे को दे दिए हैं, शेयर नहीं करे, लूज करे हैं। तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे ये सॉलिड इन नेचर होते हैं, ये नेचर के अंदर सॉलिड फॉर्म में आते हैं। जैसे हमारा NaCl, जैसे FeSO4 ग्रीन कलर का आता है, जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, जैसे जिंक सल्फेट। सेकंड, इनके अंदर कंडक्टिविटी पावर भी होती है। जब ये पानी के अंदर घोल दिए जाते हैं तो एक करंट भी कंडक्ट करके दिखा देते हैं, क्योंकि आयंस है ना, ये टूट जाते हैं पानी के अंदर जाने पर, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। हम सब ने पढ़ा था कि करंट पास करवाने के लिए आयंस की जरूरत है, तो जैसे ये पानी में जाएंगे तो कंडक्टिविटी है। अब कंडक्टिविटी से ही पता लग रहा है कि पानी में सोल्यूबल है, सोल्यूबिलिटी भी है इनके अंदर। सोल्यूबिलिटी का मीन्स क्या है, जैसे ये Na है, ये Cl है, इसके बीच में कोई फोर्स है जो इनको बांध कर बैठी है। जैसे ही ये वाटर के अंदर ऐड हो जाते हैं तो ये जो फोर्स है ये आपस में ब्रेक हो जाती है और Na पॉजिटिव तैयार हो जाता है, Cl नेगेटिव, आयंस तैयार हो जाते हैं वाटर में मिक्स होने के बाद। तो सोल्यूबिलिटी भी कंटेन कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। और यही हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि ये इतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते ही क्यों हैं। एक बात देखिए, मैंने अभी अभी बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर कि आयनिक कंपाउंड में हमारा हर एक एटम फुलफिल हो चुका है, पूरे इलेक्ट्रॉन कवर कर चुका है, अब उसको और इलेक्ट्रॉन ना देने ना लेने, वो स्टेबल हो चुका है। जब कोई एटम स्टेबल हो चुका है वो अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा? कंपाउंड फॉर्म करके जब वो स्टेबल बन ही चुका है, प्रॉपर ट्रांसफर होके इलेक्ट्रॉन का वो खुद को स्टेबल कर चुका है, तो वो अब अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा? इसी वजह से हाईली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है हमारे
आयनिक कंपाउंड्स का। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा हर एक कंपाउंड जैसे ये सब के सब प्रॉपरली स्टेबल हो चुके हैं, ये नहीं चाहते अनस्टेबल होना, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मिनरल और एंड गैंगियो। मिनरल क्या था? हमारी धरती से हमें मेटल की वो फॉर्म जो मिली है जिसके अंदर मिट्टी भी है, रॉक्स भी है, ये सब इम्प्योरिटी है, इन सब के साथ हमें जो मेटल मिला है उसको मिनरल कहा गया। मींस पहाड़ों से हमें जो मेटल मिला है गंदगी के साथ में, इम्प्योरिटी के साथ में, उसको मिनरल कहा जाता है। और क्या है? जब हमारे मेटल की एक्सट्रैक्शन होनी होती है, मींस जब मेटल को निकालना होता है, तब जो हमारे पास सब्सटेंस है वो क्या है? और मींस धरती से जो नेचुरली अकर हो रहा है, सबसे पहले धरती से मिलेगा ना हमें चट्टान का पत्थर, तो वो जो चट्टान का पत्थर है वो मिनरल है। जो हमें धरती से डायरेक्ट मिला है, पहले मिनरल मिला है। अब ये मिनरल के अंदर से जब इम्प्योरिटी हट गई हमारे में, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, उसको और कह दिया गया। और इसके अलावा जो वहां पर इम्प्योरिटीज थी, जो वहां पर गंदगी थी, जो सैंड थी, जो रॉक थी, उन सबको क्या कहा गया? गैंगियो। तो मिनरल क्या है? मिनरल धरती से डायरेक्ट जो कलेक्ट हमारे पास में सब्सटेंस हुआ है वो मिनरल है। और क्या है? और जो हमारे पास में मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का समय आया, जब हमारी मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, जिसमें मेटल ज़्यादा है, इम्प्योरिटी कम है, उसको और कहा गया है। और जो हमारे पास रॉक, सैंड, इम्प्योरिटीज़ है, इन सबको गैंगियो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा कौन सा मेटल नेचर में फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। मैं आप लोगों को सभी का एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में कौन फ्री स्टेट में है और कौन कंबाइन स्टेट में है। हमने बेसिकली हमारी रिएक्टिविटी सीरीज को समझा था, और रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हम लोगों ने इस रिएक्टिविटी सीरीज को 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया था। हाई रिएक्टिव, मिडल रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। तो बेसिकली अगर बात करी जाए, जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये कंबाइन फॉर्म में ही मिलते हैं, ये फ्री स्टेट में, नेटिव स्टेट में नहीं मिलते। फ्री स्टेट को ही हम लोग नेटिव स्टेट बोल देते हैं। हमारे यहाँ पर 2 ही स्टेट में हमें मेटल मिल रहा है, या तो फ्री स्टेट में मिल रहा है या कंबाइन स्टेट के अंदर मिल रहा है। तो फर्स्ट जो हमारे पास हाई रिएक्टिव मेटल है ये कंबाइन स्टेट में होते हैं, मींस ये तो हमें नेटिव स्टेट में मिल ही नहीं सकते। फिर आ जाते हैं मिडल के अंदर। मिडल के अंदर भी हमें जो मेटल्स मिलते हैं वो कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं। लेसर में अगर आ जाऊं तो लेसर में हमें कंबाइन एज वेल एज फ्री स्टेट दोनों में मिलते हैं। और जो लीस्ट है सिर्फ ये हमें फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट में मिलते हैं। मींस लेस के अंदर हमें कंबाइन में भी मिल रहे हैं या फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं, और हाई रिएक्टिव, मिडल रिएक्टिव हमें कंबाइन स्टेट में ही मिलते हैं। मींस जो हमें डायरेक्ट हमारी फ्री स्टेट में मिलेंगे, जो हमें धरती से हमारे सीधा ऑक्साइड मिला और उसको हीट करा और अलग कर दिया, जो ऐसी फॉर्म में हमें मिल रहे हैं वो हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। मींस जो फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट में जो हमें मेटल मिलेंगे वो हमारे ये 3 है। तो कंबाइन स्टेट, कंबाइन स्टेट, कंबाइन स्टेट एज वेल एज फ्री स्टेट और लास्ट वाला फ्री स्टेट। तो ये हमारी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज की स्टेट्स हैं कि कौन सा एलिमेंट हमें किस स्टेट में मिल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मेटल के ऑक्साइड को अलग करने के लिए हम लोग हमारी कौन सी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज करते हैं। हम लोगों ने सिंपली जाना था कि मेटल के ऑक्साइड को तो सिंपली हीट करके, सिंपली रोस्टिंग करके हम लोग अलग कर देते हैं ऑक्सीजन को और हमारे मेटल को कलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी ऑक्साइड है, इसको हम लोगों ने हीट कर दिया और
मरकरी अलग हो गई और ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। दैट मीन्स जब ऑक्साइड से हमें हमारा मेटल चाहिए तो हम सिंपल उसे हीट करके कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे पास मेटल ऑक्साइड है मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर का, और हम लोगों ने इन्हीं तीनों की रिएक्शन इन्हीं तीनों के मेटल से करवा दिए। पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास में 3 ऑक्साइड हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। हमारे पास में ये 3 ऑक्साइड्स हैं और इन तीनों की रिएक्शन इन्हीं 3 एलिमेंट के साथ में करवाई गई है 1 बाय 1। मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी रिएक्शन हमने मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक के साथ करी। कॉपर ऑक्साइड की भी रिएक्शन हमने मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर के साथ करी। जिंक की रिएक्शन भी हमने मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक के साथ करी। हमें क्या दिखाना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी और कौन सी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल करेंगे और रिएक्टिविटी सीरीज से ही हमें पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा मेटल रिएक्शन शो करेगा और कौन सा मेटल रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं तो हमारे पास में मैग्नीशियम सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये हमें किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन शो करके कोई प्रोडक्ट नहीं देगा। मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड ना तो मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, ना कॉपर से, ना जिंक से। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों ही, मैग्नीशियम तो खुद हो गया ना वहाँ पर, ये जिंक और कॉपर दोनों ही लेसर रिएक्टिव है हमारे मैग्नीशियम से। ये यहाँ पर कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे, नो रिएक्शन शो होगी। अब अगर बात करें कॉपर ऑक्साइड की, तो कॉपर ऑक्साइड के केस में हमारे पास जिंक भी स्ट्रॉन्ग है और मैग्नीशियम भी स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही कॉपर ऑक्साइड के केस में हम लोगों ने इन्हीं तीनों को डाला, मैग्नीशियम, जिंक को डाला, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिला, जिंक ऑक्साइड भी मिला और कॉपर रिलीज हो गई। यहाँ पर हमारे पास में मैग्नीशियम और जिंक दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये रीजन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई और ऑक्साइड फॉर्म हुए और कॉपर रिलीज हो गया। नेक्स्ट आते हैं जिंक ऑक्साइड पर। जिंक हमारा मिडल में है, कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएगा। दैट मीन्स सिर्फ मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन फॉलो होगी। मैग्नीशियम रिएक्शन फॉलो करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा और जिंक को रिलीज कर देगा। दैट मीन्स मैग्नीशियम के केस में नो रिएक्शन, कॉपर के केस में 2 केसेस और जिंक के केस में सिंगल केस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मेटल डू नॉट कोरोइड। कौन सा मेटल ऐसा है जो कोरिजन प्रॉपर्टी शो नहीं करता। मेटल्स की श्रृंखला में सिर्फ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स वो मेटल होते हैं जो आपका कोरिजन शो नहीं करते, जिनमें सबसे लीस्ट हमारा प्लेटिनियम और गोल्ड आता है। ये 2 मेटल ऐसे मेटल है जो हमें कोरिजन प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ये इतने ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव हैं, ये एयर के साथ में कोरिजन नहीं शो करते। लास्ट क्वेश्चन फॉर ब्लू बॉक्स क्वेश्चन, व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज आप लोगों को बताया जाए, जब ये कोरिजन प्रॉपर्टी आई ना, लोगों को दिखने लगा कि भाई बहुत ज़्यादा जंग लग रहा है मेटल के साथ में, मेटल बहुत जल्दी कमज़ोर होने लग रहा था, तो लोगों ने एक न्यू खोज करने की कोशिश करी, साइंटिस्टों ने एक न्यू खोज करने की कोशिश करी। उन्होंने 2-2 मेटल का मिक्सचर बनाना शुरू कर दिया, 3-3 मेटल का मिक्सचर बनाया। मेटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने डिफरेंट मेटल को मिक्स करना शुरू करा। होमोजीनियस मिक्सचर बनाए मेटल के। होमोजीनियस मींस लिक्विड वाले, जो आपस में पूरी तरह से घुल सकते थे, होमोजीनियस मिक्सचर बने। तो मेटल के वो होमोजीनियस मिक्सचर जो मेटल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो मेटल को स्ट्रॉन्ग पावर प्रोवाइड करते हैं, उन्हें एलॉय कहते हैं। जैसे स्टील जो है वो हमारा आयरन और कार्बन से मिलकर बना है। इसमें आयरन 99% है और 1% कार्बन है। तो आयरन और कार्बन के मिलने से स्टील तैयार हुआ है।
सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं ब्रास की, तो कॉपर और जिंक के मिलने से ब्रास तैयार हो गया। दैट मीन्स साइंटिस्टों ने मेटल के अंदर उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको कम कोरिजन शो करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसकी पावर को इंक्रीज करने के लिए एक ऐसा मिक्सचर तैयार करा जो होमोजीनियस इन नेचर था, जिसमें दो मेटल्स या नॉन मेटल्स या मेटल मेटल किसी को भी मिक्स करवा करके एक न्यू मैटर तैयार करा जो पिछले वाले से ज़्यादा अच्छा था, उसे कहा गया एलॉय। मींस एलॉय के अंदर आप लोग मेटल और मेटल को भी मिक्स कर सकते हो, मेटल और नॉन मेटल को भी मिक्स कर सकते हो। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें सिर्फ हमारे मेटल की पावर को इंक्रीज करवाना है। मेटल की पावर को इंक्रीज करवाने के लिए यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर बनाया, जिस होमोजीनियस मिक्सचर को एलॉय कहा गया। और इस एलॉय ने कोरिजन को कम करवाया, मेटल की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, पावर को, केमिकल रिएक्टिविटी को और बढ़वा दिया, और हमारी केमिकल रिएक्टिविटी को स्टेबिलिटी फॉर्म दी कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करेगी तो जल्दी ख़राब होगी, तो उसने रिएक्टिविटी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाई। हमारी जो एलॉय फॉर्मेशन हुई उससे स्टेबिलिटी फॉर्म हुई, हार्डनेस बढ़ गई, मेटल और स्ट्रॉन्ग हो गया। मीन्स मेटल जल्दी से कमज़ोर ना पड़े, वो सब तरीके अपनाए गए एलॉय फॉर्मेशन में। ये थे हमारे ब्लू बॉक्स क्वेश्चन। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन को। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन फॉलो होगी, इनमें से कौन सी रिएक्शन हमें प्रोडक्ट देगी। तो यहाँ पे बेसिकली हम रिएक्टिविटी सीरीज देखने वाले हैं। कॉपर की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ, सिल्वर की रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, और कॉपर की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ। आप सब देख पा रहे हैं जो पहले 3 एग्जाम्पल हैं, इनमें कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम इनके कंपाउंड के मेटल से कमज़ोर हैं। कॉपर कमज़ोर होता है सोडियम से, नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। सिल्वर कमज़ोर है आयरन से, नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। एल्यूमिनियम कमज़ोर है मैग्नीशियम से, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। केदारनाथ का माली पहले आ रहा है, फिर आलू आ रहा है, एल्यूमिनियम बाद में आ रहा है, मैग्नीशियम पहले आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। तो लास्टली अगर आंसर के बारे में बात करी जाए तो हमारा जो आंसर जाएगा वो डी जाएगा। मीन्स कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करवा कर कॉपर नाइट्रेट बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरिजन। कोरिजन से हम मेटल को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। कोरिजन से बचाने के लिए हम लोग उस पर ग्रीस लगा सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर दूसरे मेटल की प्लेटिंग करवा सकते हैं, हम लोग ग्रीसिंग के साथ साथ ऑयलिंग भी कर सकते हैं। हमें बस करना क्या है, हमें ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई को बंद करना है। यही कोरिजन का मेन कारण है, यही रस्टिंग का मेन रीज़न है। तो जब हम ग्रीस कर देंगे, जब हम पेंट अप्लाई कर देंगे, जब ऑयलिंग कर देंगे, तो ये हमारे बेसिकली मेटल को रस्ट या कोरिजन होने से, कोरिजिम होने से बचाएगी। तो ये पॉइंट्स हमारे प्रिवेंट करेंगे हमारे मेटल को कोरिजन से। नेक्स्ट, कैन आर कोटेड विथ टिन नॉट जिंक। जिंक से फूड कैन को क्यों नहीं बनवाया गया कंपेयर एज टिन। हम लोगों ने टिन से बने हुए सारे कैन्स देखे हैं, हमारे जो टिन है उससे हमारे सारे कैन्स तैयार होते हैं। तो टिन जो है बेसिकली हमारे लेसर रिएक्टिव के अंदर आता है कंपेयर एज जिंक के। जिंक हमें ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, इस वजह से जितने भी हमने फूड के कैन देखे हैं वो सब टिन से बने हुए देखे हैं। टिन हमारा यहाँ पर लेस रिएक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हैमर, बैटरी, वायर और स्विच, इनको क्लासीफाई करना है, इनमें से मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। हैमर की बात करी जाए, अगर हमारा हैमर ईजिली टूट गया है, हमने जैसे ही हैमर को यूज़ करा और वो इजीली ब्रेक हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, दैट मीन्स उसके अंदर ब्रिटल नेचर है, नाजुक अवस्था का है। और ब्रिटल नेचर तो हमारा नॉन मेटल में हो सकता है। पर इसके अलावा अगर हमारा मेटल हैमर स्ट्रोंग है, वो बहुत ज़्यादा मारे जाने पर भी, बीटिंग होने पर भी नहीं टूटता, दैट मीन्स वो हैमर मेटल का है। बैटरी, हमारी जो बैटरी है वो बेसिकली मेटल की होती है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। वायर
वायर भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, तो वायर्स भी बेसिकली सब किसकी बनी होती है, मेटल्स की। अब बारी आती है स्विचेस है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो हमारा जो स्विच है वो मेटल है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा तो हमारे पास वो कौन है, नॉन मेटल। नेक्स्ट आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड में, ये हमने पहले ही कवर करा था। ये वो ऑक्साइड्स हैं जो बेसिकली हमारे एसिड और बेस दोनों के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के बारे में ही समझा था। तो हमारे पास में एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दो एग्जांपल्स ऐसे हैं जो एसिड और बेस के साथ मिल करके हमें हमारी रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमें ऐसे दो मेटल बताने हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा सकते हैं एसिड के अंदर से। हमने रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल पड़े हैं, ये सभी के सभी मेटल में से कोई भी इन सभी में से कोई भी मेटल आप उठा सकते हैं और वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाने में कैपेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है और हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है। फॉर एग्जांपल जिंक, हमने जिंक का एग्जांपल लिया, कॉपर का एग्जांपल लिया, ये सभी के सभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब बेसिकली अगर बात करी जाए तो हाइड्रोजन लेसर रिएक्टिव है। हमने जिंक की रिएक्शंस देखी, कॉपर की रिएक्शन देखी, एल्यूमिनियम्स की रिएक्शन देखी। इन सब में जब भी हमने एसिड के साथ में रिएक्शन शो करी है तो हाइड्रोजन हमारा रिलीज हुआ है। बच्चे मैं बार बार क्यों हमारे प्रीवियस वीडियोस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ में हमने हर एक चीज़ को बहुत ही डीपली स्टडी करा है। डीप स्टडी करके ही हम यहाँ तक आए हैं और आप लोग देख पा रहे हो इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर को भी कनेक्टेड है। अगर फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर नहीं है तो यहां पर भी आपको उस चीज में डाउट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमें इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस ईयर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल के अंदर, अकरेंस ऑफ मेटल वाले प्लेटफॉर्म के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। इलेक्ट्रिकल एक्सट्रैक्शन के अंदर हम लोगों ने करंट दिया हमारे ओर को, और जैसे ही उस ओर को हमने करंट दिया उसने अपने मेटल को रिलीज कर दिया, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया था। सोडियम क्लोराइड को जैसे ही हमने करंट दिया, सोडियम पॉजिटिव अलग हो गया, क्लोरीन नेगेटिव अलग हो गया। फिर एनोड और कैथोड पे हमें सोडियम कलेक्ट हो गया, क्लोरीन कलेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो वेज बतानी है जिनसे रस्टिंग प्रिवेंट होगा। यही वो सेम क्वेश्चन है, कोरिजन जैसा ही है। ग्रीसिंग के थ्रू या फिर ऑयलिंग के थ्रू या पेंट के थ्रू हम लोग रस्टिंग से भी मेटल को बचा सकते हैं। कौन सा टाइप ऑफ ऑक्साइड आपका प्रिपेयर होगा जब नॉन मेटल कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में? याद करिए, मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये बात आप लोगों को एक्सप्लेन करी थी कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो वो बेसिक ऑक्साइड होता है, और जब नॉन मेटल कंबाइन हो रहा है तब हमारा एसिडिक ऑक्साइड है। तो जो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टाइप पूछी गई है ऑक्साइड की, तो नॉन मेटल से जब भी ऑक्सीजन मिलती है वो हमें एसिडिक ऑक्साइड देती है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे बात करें। कॉपर आर यूज्ड इन हॉट वाटर टैंक बट स्टील इज नॉट। कॉपर को स्टील की जगह यूज करा गया है हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से वो जल्दी हीट अप होता है और जल्दी से पानी गर्म करके देता है। इसी वजह से हम लोग कॉपर को यूज करते हैं कंपेयर देन स्टील के। लास्ट क्वेश्चन, जिसके 4 पार्ट्स हैं। प्लेटिनियम, सिल्वर, गोल्ड यूज एज ज्वेलरी। हम लोगों ने प्लेटिनियम, सिल्वर और गोल्ड ही ज्वेलरी की तरह यूज क्यों करें? इसका रीजन है कि ये लेसर रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करते और ये अपनी नेचुरल स्टेट में ही बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। इनके अंदर मैलेबल और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, इसी वजह से हम लोग इन्हें ज्वेलरी की तरह यूज करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम इज इन अंडर ऑयल। हम लोग सोडियम पोटेशियम को ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हवा और पानी के साथ ये रिएक्शन शो कर देते हैं, इस वजह से हम लोग इन्हें तेल के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज हाई रिएक्टिव। स्टिल इट इज यूज्ड एज यूटेंसिल मेटल। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, फिर भी इसको बर्तन बनाने के लिए यूज करा जाता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम हीट का गुड कंडक्टर है, वो हीट के अंदर गुड कंडक्टिविटी शो करता है, इस वजह से एल्यूमिनियम को बर्तन बनाने में भी यूज करा जाता है।
कार्बोनेट एंड सल्फाइड और फर्स्ट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। हमने अकरेंस ऑफ मेटल में ये बात देखी थी कि जब हमने मिडल रिएक्टिविटी को समझा था वहां पर हमने ये बात समझी थी, कार्बोनेट के जो ओर है, सल्फाइड के जो ओर है, इन ओर्स को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करा गया था, देन हमने उनको हीट करके हमारे मेटल को करेक्ट करा। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बोनेट और सल्फाइड के ओर को अगर हम डायरेक्ट हीट कर देंगे तो वहां पर हमारे पास में ऐसा कोई मेटल प्रोवाइड नहीं होता जो उसकी हीटिंग कैपेसिटी को कन्वर्ट करवा कर डायरेक्ट हमें मेटल दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हमने उसको पहले मेटल से रिएक्ट करवाया, उसके कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करवाया ऑक्साइड में और देन उसे हीट करा। सेम सल्फाइड के ओर को कन्वर्ट करवाया ऑक्साइड में, देन उसे हीट करा, तब हमें हमारा मेटल मिला। तो ये था हमारा पूरे चैप्टर नंबर 3 का ओवरऑल सॉल्यूशन। अगर आपको यहाँ पर डाउट आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन अभी भी वीक है, आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर अगर अभी भी इन क्वेश्चंस में से डाउट आया, ब्लू बॉक्स में से डाउट आया, दैट मीन्स अभी भी प्रिपरेशन के अंदर वीकनेस है। तो आप लोगों को अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। थैंक यू क्लास।